नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज की इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और देखिए, ये इस क्लास में जो प्रश्न लिए जाते हैं वो सभी एग्जामों में पूछे गए होते हैं और इनसे संबंधित भी जो पूछे जाने की संभावनाएं होती है उन सभी प्रश्नों को भी बताया जाता है। और इस क्लास में हम लोग इन सभी प्रश्नों का रिवीजन भी करते हैं और प्रश्न जो है रिपीट होकर के बार बार आता भी है आपके सामने, जिससे आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है जो कि क्या सूचकांक से है। हमारे एग्जामों में बहुत सारे सूचकांक जो बड़े बड़े संस्थाओं के द्वारा जारी किया जाता है उन सूचकांकों के बारे में पूछा जाता है कि भारत में कौन सा, मतलब भारत का रैंक कौन सा है या फिर पहले स्थान पे उस सूचकांक में कौन है। देखिए, अभी HDI इंडेक्स के बारे में पूछा है। किस इंडेक्स के बारे में? तो आप सभी जानते हैं HDI इंडेक्स कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। HDI इंडेक्स इसमें पूछ रहा है कि भारत का रैंक क्या है वर्तमान समय। तो इसमें भारत का रैंक 134वें स्थान पे है, 134वें स्थान पे है। इस तरह से हमारी जो बहुत सारी संस्थाएं हैं वो कुछ सूचकांक जारी करती है। जैसे अगर आपसे पूछे कि जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का सूचकांक क्या है, जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का सूचकांक बता दीजिए क्या है। तो इसमें आप लोग बताएंगे 129 स्थान पे है भारत का रैंक जेंडर गैप इंडेक्स में। अगर आपसे पूछे कि भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, भुखमरी सूचकांक, तो ये भी रिपोर्ट पूछा जाता है। भुखमरी सूचकांक में भारत का सूचकांक में भारत का रैंक क्या है। तो भुखमरी सूचकांक जिसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स बोलते हैं, इस बार 105वें स्थान पे है भारत। उसके बाद आपसे पूछे कि फायर पावर इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है। फायर पावर इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है। तो इसमें आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसमें फायर पावर इंडेक्स में भारत इस समय 4थे स्थान पे है। उसके बाद साइबर क्राइम इंडेक्स में अगर आपसे पूछे भारत का रैंक क्या है, साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, तो इसमें भारत का स्थान है 10वें नंबर पे। तो इस तरह से कुछ सूचकांकों के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे कि मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक क्या है, तो भारत का रैंक 134वें स्थान पे है। कितने स्थान पे? 134वें। जेंडर गैप इंडेक्स में 129वें स्थान पे है। भुखमरी सूचकांक में 105वें स्थान पे है और पावर पावर इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पे है। अगर आपसे पूछे कि साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है, तो साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का रैंक जो है 10वें स्थान पे है। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कि रॉलेट एक्ट के द्वारा कौन उपाय अपनाया गया था। तो देखिए, रॉलेट एक्ट के बारे में यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रॉलेट एक्ट हमारा ये जो प्रश्न है ये मॉडर्न हिस्ट्री से है और यहाँ पे जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तब का ये प्रश्न है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि जो है रॉलेट एक्ट कब भारत में पारित हुआ था, तो ये 1919 में पारित हुआ था। अगर आपसे पूछे कि रॉलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा था, रॉलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा था, तो महात्मा गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को क्या कहा था, काला कानून कहा था। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया है। महात्मा गांधी जी ने इसे काला कानून कहा था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा ये लाया गया था। और ये क्या था, रॉलेट एक्ट के द्वारा कौन सा उपाय अपनाया गया, तो इसके तहत क्या किया जाता था भारत में, बिना अपील और बिना वकील के भारत में किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता था और गिरफ्तारी के बाद कोई सुनवाई नहीं होती थी। तो इसी वजह से इसको गांधी जी ने काला कानून कहा। ये जो देश राष्ट्र प्रेम की जो भावना है उसको भंग करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा ये कानून लाया गया था जिसे रॉलेट एक्ट कहते हैं। इसी के चलते रॉलेट एक्ट के ही चलते आपके डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन कुचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डॉक्टर सतपाल, इनका नाम ही सुने ही होंगे आप लोग, डॉक्टर सतपाल एंड सैफुद्दीन किचलू को क्या कर लिया जाता है, सैफुद्दीन किचलू को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी के चलते डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसी के गिरफ्तारी में जब ये धरना प्रदर्शन हो रहा था, कहाँ पे, जब इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो जलियांवाला बाग में क्या कर लिया जाता है, जलियांवाला
बाग में क्या हुआ था, धरना प्रदर्शन हो रहा था। अब जलियांवाला बाग आपसे पूछे कहाँ पे है, तो अमृतसर में है। अमृतसर कहाँ पे है, तो पंजाब में। तब यहीं पे क्या कर लिया जाता है, जनरल ओ डायर क्या कर लिए, जनरल ओ डायर के द्वारा गोली चलाने के आदेश दिए जाने पे गोली चलाने का आदेश दे देता है, तभी जाकर के जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है, 13 अप्रैल कब होता है, 1919 को ये घटना होती है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए रॉलेट एक्ट के बारे में हमने क्या बताया, तो देखिए इसे क्या कहा जाता है, तो इसे बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील के क्या कहा जाता है, कानून कहा जाता है। इसे काला कानून भी कहा गया। किसके द्वारा कहा गया, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा इसको काला कानून कहा गया था। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि जो इसी के चलते, रॉलेट एक्ट के चलते ही डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को क्या होती है, गिरफ्तारी कर लिया जाता है, जो कि पंजाब के मशहूर जो थे नेता थे। और इसी गिरफ्तारी के चलते ही क्या कर लिया, अमृतसर बाग में क्या, अमृतसर बाग में क्या होता है, जलियांवाले बाग में धरना प्रदर्शन किया जाता है। मतलब निर्दोष लोगों के द्वारा, मासूम लोग थे वहां पे, और गोली चलाने का आदेश दे देता है उसमें जनरल ओ डायर, जिसके चलते 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर अगला प्रश्न है साइंस से, क्या कह रहा है कि लिटमस विलेन किससे प्राप्त होता है, तो देखिए जो लिटमस विलेन है ये लाइकेन से प्राप्त होता है। एग्जाम में ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। लिटमस विलेन किससे प्राप्त होता है, तो लाइकेन से प्राप्त होता है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि कवक और शैवाल के बीच की कड़ी किसे कहते हैं, कवक एंड शैवाल के बीच की क्या बोलते हैं, इसको लाइकेन को क्या कहते हैं, कवक और शैवाल के बीच की क्या कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि कड़ी किसे कहते हैं, तो लाइकेन को कहते हैं कवक और शैवाल के बीच की कड़ी। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे माइकोलॉजी कहते हैं। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे माइकोलॉजी। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फाइकोलॉजी। क्या कहते हैं, कवक शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। साथ में आगे बढ़ते हैं कि लिटमस के बारे में अगर आपसे पूछे कि क्षार क्या होता है, क्षार जो होता है ये लाल लिटमस को क्या कर देता है, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, क्षार का गुण होता है, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है, जिससे क्षार की पहचान होती है। और अम्ल क्या काम करता है, अम्ल ये क्या काम करता है, नीला लिटमस को क्या कर देता है, नीला लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है, जिससे पहचान होता है कि हाँ ये चीज अम्ल है। अगर आपसे पूछे कि क्षार का पीएच कितना होता है, तो हमेशा 7 से कम होगा पीएच, और जो होता है क्षार का पीएच मान कितना होता है, पीएच क्षार का ये 7 से अधिक होगा तो क्षार कहा जाएगा। तो इतनी बातें आप लोग इस प्रश्न से याद रखेंगे। प्रश्न क्या था, लिटमस किससे प्राप्त होता है, तो लिटमस जो है लाइकेन से प्राप्त होता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया है। कवक और शैवाल के बीच की कड़ी किसे कहते हैं, तो लाइकेन को कहते हैं। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी, और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी। क्षार क्या होता है, जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे उसे क्षार कहते हैं। और अम्ल किसे कहते हैं, जो नीला लिटमस पेपर को क्या कर दे, लाल कर दे, उसे अम्ल कहते हैं। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, और क्षार का जो पीएच मान है ये 7 से अधिक होता है। अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। इसी तरह के रोज क्लास पाने के लिए और पीडीएफ आपका इसका टेलीग्राम चैनल पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे जाकर के आप इसका पीडीएफ पा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी किस संगठन से जुड़े हुए हैं, तो देखिए नोबेल पुरस्कार मिला था कैलाश सत्यार्थी को। इनके बारे में आप लोगों ने नाम सुना होगा, क्योंकि 2014 में इन्हें नोबेल मिला था। कब मिला था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, 2014 में नोबेल मिला था। और किस क्षेत्र में, अगर आपसे पूछे कि शांति के क्षेत्र में, मलाला यूसुफजई के साथ में इनको नोबेल मिला था। किसके साथ में, मलाला यूसुफजई के साथ में इनको 2014 में किस क्षेत्र में नोबेल मिला, शांति के क्षेत्र में नोबेल मिला था। तो कैलाश सत्यार्थी ये बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित है। किस आंदोलन से, बचपन बचाओ इनका आंदोलन था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि बचपन बचाओ जो आंदोलन है इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है, तो बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 से हुई है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब से हुई है, तो इसकी जो शुरुआत है आप लोग ध्यान रखेंगे, इसकी जो शुरुआत है 1980 से हुई है। कब हुई है, 1980 से बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और कैलाश सत्यार्थी के ही प्रयास से, इन्हीं के प्रयास से ही
इन्हीं के प्रयास से ही अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस अगर आपसे पूछे कि इनके सहयोग से मनाया जाता है, इन्हीं के अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस जो है हम लोग कब मनाते हैं, तो ये हम लोग मनाते हैं 12 जून के दिन। किसके सहयोग से, तो ये आपके कैलाश सत्यार्थी के ही सहयोग से, मतलब इन्हीं के प्रयास की वजह से ये हम लोग मनाते हैं। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी किस संगठन से जुड़े हुए हैं, और ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये तो बचपन बचाओ आंदोलन, ये प्रश्न फिर पूछा जा सकता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये जो है इसकी शुरुआत जो है बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 से हुई है। इनको शांति का नोबेल मिला था 2014 में, जब मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र की महिला बनी थी नोबेल पुरस्कार पाने वाली। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस अगर आपसे पूछे कब किसके प्रयास से मनाया जाता है, तो कैलाश सत्यार्थी की ये देन है, और ये 12 जून के दिन मनाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न अगर पूछे कि अगला प्रश्न है कि कौन रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। तो देखिए मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित बहुत सारी रचनाएं हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आपसे पूछे कि सेवा सदन किसकी रचना है, आइए सारे रचनाओं को इनके देखते हैं। सेवा सदन के बारे में मुंशी प्रेमचंद की है, जो एग्जाम में पूछी गई है, ये एग्जाम में पूछी गई है, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और उसके बाद गबन भी बहुत फेमस रचना है। गोदान किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद की रचना है। कर्म भूमि अगर आपसे पूछे ले किसकी रचना है, कर्म भूमि किसकी रचना, मुंशी प्रेमचंद की रचना है। रंग भूमि अगर आपसे पूछे किसकी रचना है, तो भी मुंशी प्रेमचंद की रचना एग्जाम में ये सभी पूछी जाती है। उसके बाद निर्मला प्रेम पच्चीसी, निर्मला अगर आपसे पूछे किसकी रचना है, तो मुंशी प्रेमचंद की। अगर आपसे पूछे प्रेम पच्चीसी किसकी रचना है, प्रेम पच्चीसी अगर आपसे पूछे प्रेम पच्चीसी किसकी रचना, तो ये भी मुंशी प्रेमचंद की रचना है, और ये सभी एग्जाम में पूछी जाती है। और कुछ रचनाओं के बारे में अगर आपसे पूछे कि यामा किसकी रचना है, यामा, तो आप लोग बताएंगे कि महादेवी वर्मा जी की रचना है यामा। अगर आपसे पूछे कि यामा किसकी रचना है, महादेवी वर्मा जी की रचना है। अगर आपसे पूछे कि कामायनी किसकी रचना है, कामायनी, ये दोनों एग्जाम में बहुत धूम मचाता है, ये दोनों प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे एक और आप लोग चिदम्बरा, अगर आपसे पूछे कि किसकी रचना है, चिदम्बरा ये किसकी रचना है, तो ये रचना है सुमित्रा नंदन पंत की। किसकी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि कौन मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई रचना। तो ये सभी जो रचना है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, कौन कौन सी, तो सेवा सदन आपसे पूछ ले, निर्मला पूछ ले, प्रेम पच्चीसी पूछ ले, गबन पूछ ले, और गोदान पूछ ले, और कर्मभूमि रंगभूमि, ये सभी मुंशी प्रेमचंद की रचना है। एक रचना कलम का सिपाही, वो मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, जिसे इनके बेटे ने लिखा था मुंशी प्रेमचंद के। यामा पूछ ले तो महादेवी वर्मा की रचना, कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना एग्जाम में, चिदम्बरा, ये तीनों एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, अगला प्रश्न कि भेल का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप पूछ रहा है, जो कि ये एक महारत्न कंपनी है। भेल का पूर्ण रूप क्या है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स और क्या हो गया, लिमिटेड, तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया। अब कुछ फुल फॉर्मों के बारे में देख लेते हैं, जो कुछ महारत्न कंपनी और उनके नामों के जो फुल फॉर्म होते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे भेल का फुल फॉर्म क्या हो गया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म हो गया। अगर आपसे पूछे कि सेल का, कुछ महारत्न कंपनी जिसके फुल फॉर्म के बारे में पूछा जाता है, आइए चलिए यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। SAIL, सेल के बारे में अगर आपसे पूछे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। अगर आपसे पूछे कि IOC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है इसका फुल फॉर्म भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो ये इसका फुल फॉर्म आप मतलब पूछा जाता है, जो आपके
महारत्न कंपनी है, इनका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो आप लोग ऐसे ही याद रखेंगे, क्योंकि पढ़ लेंगे तो भी आप लोग को जब ऑप्शन में पूछेगा तो ऑप्शन देगा तो आपको याद आ जाएगा। अगर आपसे पूछे कि ऑयल मतलब ONGC का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए अब इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे कि भेल का पूर्ण रूप क्या है, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। सेल का क्या होता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। IOC का फुल फॉर्म इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन होता है। ONGC का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। आइए चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कृषि से है। तो इस प्रश्न में हम लोग कृषि से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो कृषि से संबंधित जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह कृषि जिसमें किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखता है, जिसमें सब्जियों में या फिर सब्जियों के साथ फलों के बारे में पूछ ले, या फिर फूल की खेती किस में करता है, तो ये करता है फूलों की खेती, सब्जियों की खेती। तो इसको कहा जाता है ट्रक फार्मिंग। इस खेती के फॉर्मेट को क्या कहा जाता है, ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। तो ये एग्जाम में पूछा गया है, और भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये एग्जाम में पूछा गया है। और भी कृषि के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। कुछ कृषि के प्रकार होते हैं, जैसे अगर आपसे पूछे कि स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं। स्थानांतरित का मतलब क्या हो गया, स्थानांतरित का मतलब ये जगह परिवर्तन हो गया। स्थान का मतलब जगह है, और स्थानांतरित लिखा है तो उसका मतलब परिवर्तन करना। तो इसके मतलब कि जब किसान क्या करता है, भूमि बदल कर कृषि करता है, भूमि को बदल कर कृषि करता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब भूमि की उपजाऊपन खत्म हो जाता है तो किसान क्या कर लेता है, दूसरी जगह जाकर के खेती करने लगता है, उस भूमि को छोड़ देता है। अगर आपसे पूछे कि जीविका कृषि किसे कहते हैं, तब जब कृषि केवल मतलब जब किसान अपने परिवार का पेट पालने के लिए, यानी कि परिवार के क्या हो ना, परिवार के पेट पालने के लिए कृषि करे, मतलब उतना ही कृषि करे कि जितना परिवार के लिए क्या हो, परिवार के लिए आवश्यक हो, उसके लिए उस कृषि को क्या कहते हैं, उस कृषि को कहते हैं जीविका कृषि कहते हैं। ठीक, अगला आपसे पूछे कि व्यापारिक कृषि किसे कहते हैं, व्यापारिक कृषि। तो ये सभी कृषि के प्रकार हैं। तो अगर आपसे पूछे कि व्यापारिक कृषि किसे कहते हैं, तो जब किसान क्या करे, मतलब जब किसान व्यापार करने के लिए, व्यापार यानी कि बाजारों में बेचने के लिए क्या करे, कृषि करे, तो ये कहलाता है व्यापारिक कृषि। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें बड़े भूभाग में खेती की जाती है, और ज़्यादा खाद्यान्न फसल या फिर आयात मतलब निर्यात करने वाली फसलें या फिर व्यापारिक फसलें उगाई जाती हैं। अगर आपसे पूछे कि मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, जब किसान क्या करे, कृषि के साथ साथ, हमने बताया था आपको, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करे, क्या करे, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करे, तो इस प्रकार की कृषि को क्या कहते हैं, मिश्रित कृषि कहते हैं। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। आइए चलिए रिवीजन करते हैं कि वह कृषि जिसमें किसान केवल सब्जियों की खेती करता है तो उसको ट्रक फार्मिंग कहते हैं, या फिर पूछे कि सब्जियों, फलों या फिर फूलों की खेती करता है तो उस कृषि को क्या कहते हैं, ट्रक फार्मिंग कहते हैं। अब जब किसान केवल अपने जीविका के लिए कृषि करता है, या उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, जीविका कृषि कहते हैं, यानी कि परिवार की जितनी आवश्यकता है उतनी केवल कृषि के लिए कृषि करके अनाज उगाता है। स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, जब किसान क्या कर देता है, भूमि को बदल के कृषि करता है तो स्थानांतरित कृषि करते हैं। आज कहीं और किया कृषि, फिर बाद में उसकी उपजाऊपन जब खत्म हो जाती है तो कहीं और करने लगता है, तो इस तरह के भूमि बदल के करके कृषि जो करते हैं उसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, जब कृषि के साथ साथ पशुपालन भी हो तो उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। व्यापारिक कृषि, व्यापार के लिए जब कृषि की जाती है तो उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है कि ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, चावल अनुसंधान। तो कुछ अनुसंधानों के बारे में पूछा जाता है, कुछ अनुसंधान संस्थान हमारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। आज इस प्रश्न में हम लोग अनुसंधान संस्थान के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रश्न में देखिए, अगर आपसे पूछे चावल अनुसंधान कहाँ पे है, तो ये कटक में है। कहाँ पे, कटक में है। कटक कहाँ पे है आपका, उड़ीसा राज्य में, यहाँ पे कटक में, उड़ीसा में चावल अनुसंधान है। कुछ अनुसंधानों के बारे में देख लेते हैं जो आज तक एग्जाम में धूम मचाया है। अगर आपसे पूछे कि गन्ना अनुसंधान कहाँ पे है,
केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ पे है? तो केंद्रीय जो गन्ना अनुसंधान है ना, ये लखनऊ में है। लखनऊ कहाँ पे है? आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे जो भी शहर का नाम लिखे आप लोग, वहाँ पे राज्यों का नाम भी आप लोग ध्यान देते रहें, जिससे आप लोग को याद हो जाएगा कि कौन सा शहर कौन से राज्य में है। अगर आपसे पूछे कि डेयरी अनुसंधान कहाँ पे है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पे है, तो करनाल में है। कहाँ पे? करनाल कहाँ पे है? हरियाणा में है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि केंद्रीय जो है वन अनुसंधान कहाँ पे है, केंद्रीय वन अनुसंधान कहाँ पे है, तो केंद्रीय जो वन अनुसंधान संस्थान है ना, ये आपके जो है देहरादून में है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कहाँ पे है? देहरादून में है। देहरादून कहाँ पे है? उत्तराखंड की राजधानी है। अगर आपसे पूछे कि केंद्रीय खनन अनुसंधान कहाँ पे है, खनन अनुसंधान जो है हमारा, केंद्रीय खनन अनुसंधान कहाँ पे है, तो ये आपके धनबाद में है। धनबाद किस लिए फेमस है, तो ये भी आप लोग जानते हैं, ये झारखंड में है। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे तंबाकू अनुसंधान, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान अगर आपसे पूछ ले कि कहाँ पे है, तो तंबाकू अनुसंधान आपसे पूछे तो ये राजमुंदरी में। कहाँ पे? राजमुंदरी में है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब राजमुंदरी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए रिवीजन कर लेते हैं कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पे है, तो ये कटक में है। कटक कहाँ पे है? उड़ीसा में। गन्ना अनुसंधान कहाँ पे? लखनऊ में। लखनऊ कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। डेयरी अनुसंधान कहाँ पे? करनाल में। करनाल कहाँ है? हरियाणा में। तंबाकू अनुसंधान राजमुंदरी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। अगर वन अनुसंधान पूछे तो कहाँ पे है? देहरादून कहाँ पे है? उत्तराखंड। तो खनन अनुसंधान कहाँ पे? धनबाद कहाँ पे है? झारखंड। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है। कुछ हमारे जो स्मारक होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है कि ये फला स्मारक कहाँ पे स्थित है। तो विक्टोरिया मेमोरियल जो है कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे? कोलकाता में स्थित है। और कोलकाता कहाँ पे है, तो ये आप सभी जानते हैं कि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में है। कुछ स्मारक जो पश्चिम बंगाल में पूछे जाते हैं एग्जाम में, वेलूर मठ पूछ ले तो कहाँ पे? ये भी पश्चिम बंगाल में। अगर आपसे पूछे कि फोर्ट विलियम कहाँ पे स्थित है, फोर्ट विलियम, तो ये भी पश्चिम बंगाल में। अगर आपसे पूछे कि सुंदरवन डेल्टा कहाँ पे स्थित है, सुंदरवन डेल्टा ये कहाँ पे स्थित है, तो ये भी आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक। अगर आपसे पूछे कि यहीं पे कुछ और दूसरे राज्यों के कुछ फेमस चीज़ों के बारे में आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो एग्जाम में आज तक पूछा गया है। अगर आपसे पूछे कि लक्ष्मण झूला कहाँ पे स्थित है, तो लक्ष्मण झूला जो है ये है आपके भाई ऋषिकेश में। कहाँ पे है? ऋषिकेश में एग्जाम में पूछा गया है। ऋषिकेश कहाँ पे? उत्तराखंड की फेमस जगह है। अगर आपसे पूछे कि निषाद बाग कहाँ पे स्थित है, निषाद बाग कहाँ पे स्थित है, तो निषाद बाग जो है श्रीनगर में स्थित है। कहाँ पे? श्रीनगर में स्थित है। श्रीनगर कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर की राजधानी है। अगर आपसे पूछे कि विष्णुपद मंदिर, ये एग्जाम में पूछा गया है, विष्णुपद मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो ये बिहार में स्थित है। बिहार में कहाँ पे भी? गया में। गया कहाँ पे है? बिहार में, यहाँ पे स्थित है। बोध गया आप लोग जानते होंगे, ये बिहार में स्थित है। तो विक्टोरिया मेमोरियल पूछेगा तो कोलकाता में, पश्चिम बंगाल। वेलूर मठ पूछे तो कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में। फोर्ट विलियम पश्चिम बंगाल। सुंदरवन डेल्टा कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। और फिर अगर आपसे पूछे लक्ष्मण झूला कहाँ पे स्थित है, तो ये ऋषिकेश उत्तराखंड में। निषाद बाग कहाँ पे स्थित है? श्रीनगर में। और विष्णुपद मंदिर कहाँ पे स्थित है? गया बिहार में स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फुल फॉर्म के बारे में पूछ रहा है। कुछ हमारे फुल फॉर्म के बारे में एग्जामों में पूछे जाते हैं, और ऐसे फुल फॉर्म जो आईटी तक किसी भी क्षेत्र से जुड़े होते हैं और जो महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए कोबाल का जो पूर्ण रूप है ये एग्जाम में पूछा गया है, और इससे संबंधित जो है कई कंप्यूटर से संबंधित कई फुल फॉर्म के बारे में हम लोग इस प्रश्न में पढ़ेंगे। जैसे कोबाल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस। कोबोल का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका क्या फुल फॉर्म होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म होता है कोबोल का। एक प्रोग्रामिंग भाषा है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि NIU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। आप लोगों से ये बताया गया नेटवर्क
इंटरफेस यूनिट इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। तो ये आप लोग को बताया भी गया है, याद भी रखेंगे। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। अगर आपसे पूछे कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए अब इसका रिवीजन कर लेते हैं, इतना बहुत है फुल फॉर्म। जैसे अगर आपसे कोबोल का फुल फॉर्म, तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। INIU का फुल फॉर्म क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। अगर आपसे पूछे ISP का फुल फॉर्म क्या होता है, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, इसका फुल फॉर्म होता है। अगर आपसे पूछे कि कोबोल का नहीं URL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न भी इकोनॉमी से है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि अकुशल श्रमिकों के प्रवास का कारण क्या है। अकुशल श्रमिक मतलब जिसको काम करने नहीं आता है, ठीक ना, नालायक हो, जिनको काम करने ना आता हो, उन्हें अकुशल कहते हैं। तो इनका जो कारण है, इनका प्रवास मतलब दूसरे देश में जाकर के काम खोजते हैं। प्रवास का मतलब यही हुआ, दूसरे देश में जाकर काम करना। इसका जो कारण है वो निर्धनता उसका कारण है निर्धनता एंड क्या होता है, रोजगार की अभाव। उसका कारण है निर्धनता और रोजगार का अभाव। मतलब इसके वजह से जो है श्रमिक जो है पलायन कर रहे हैं। अगर आपसे पूछे कि मतलब श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं, श्रमिक के बारे में अगर आपसे पूछे कि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 4 प्रकार के। एक तो ये हो गया अकुशल श्रमिक, जिन्हें कुछ काम धंधा कुछ नहीं आता, केवल सुरती समय समय पे खाना जानते हैं, अकुशल श्रमिक। उसके बाद क्या हो गया, कुशल श्रमिक, जिनको क्या काम करना है, जिनको काम करने आता है वो कुशल होते हैं, उनको कुशल कहा जाता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि दूसरे नंबर पे होते हैं अर्धकुशल मतलब हाफ जिसको क्या बोलते हैं, अर्धकुशल मतलब हाफ मिस्त्री बोलते हैं, हर अर्धकुशल उनको कहते हैं। और एकदम बिल्कुल जो होते हैं अति कुशल, एक होते हैं अति कुशल मतलब क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा शातिर होते हैं, काम करने में अपने काम के प्रति माहिर होते हैं, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, अति कुशल श्रमिक होते हैं। अगर यहीं पे पूछे कि श्रमिक दिवस हम लोग कब मनाते हैं, अगर आपसे पूछे कि श्रमिक दिवस हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, तो श्रमिक दिवस हम लोग 1 मई के दिन मनाते हैं। अगर आपसे पूछे कि श्रमिक किस सूची का विषय है, तो श्रमिक अगर आपसे पूछे कि किस सूची का विषय, ये भी एग्जाम में पूछा गया, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का, समवर्ती सूची का विषय है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। अगर आपसे पूछे कि अकुशल श्रमिकों के प्रवास का कारण क्या है, तो ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका कारण है कि निर्धनता व रोजगार का अभाव। अगर आपसे पूछे श्रमिक कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के, अकुशल श्रमिक, उसके बाद कुशल श्रमिक हो गया, अर्धकुशल श्रमिक जो थोड़ा कम कुशल आधे कुशल होते हैं, और अति कुशल श्रमिक जो है किस सूची का विषय, श्रमिक समवर्ती सूची का विषय है। श्रमिक दिवस हम लोग 1 मई के दिन मनाते हैं। अगला प्रश्न की कलवरी श्रेणी के पनडुब्बी का नाम बताइए। देखिए जो प्रोजेक्ट भारत में प्रोजेक्ट 75 चलाया गया था, इसके बारे में आप लोग को ध्यान रखना है, थोड़ा सा आप लोग ये ध्यान रखिए। प्रोजेक्ट 75 पे ये किस देश के सहयोग से चलाया गया था, तो प्रोजेक्ट 75 को किसने चलाया था, भारत एंड फ्रांस के द्वारा। भारत, इसके तहत 6 पनडुब्बी का निर्माण किया गया है। कौन सी 6 पनडुब्बी हैं, कलवरी, खांडेरी, तो ये बातें आप लोग जान गए, खांडेरी, कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, वागीर और बागसीर। ये इस तरह की ये जो है 3 मतलब 6 पनडुब्बियों का इसके तहत निर्माण किया गया। 6 हो गए ना, करंज, बेला, वागीर, वागसीर। इसके तहत भारत और फ्रांस के द्वारा 6 पनडुब्बी का निर्माण किया गया, जिसके तहत भारत के मझगांव डाक लिमिटेड द्वारा ये भारत जो है, भारत की जो कंपनी है मझगांव डाक लिमिटेड, इसमें काम की है, लिमिटेड के द्वारा ये तैयार की गई है। और जो फ्रांस की कंपनी है इसका नाम है नेवल ग्रुप। फ्रांस की नेवल ग्रुप दोनों ने मिलकर के
इन जो है पनडुब्बियों को बनाया है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत और फ्रांस के द्वारा 6 पनडुब्बी को बनाया गया। तो ये महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आए दिन ये सभी पूछा जाता है। जो देखिए कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी का नाम बताइए। तो कलवरी श्रेणी का कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, वागीर और वागसीर, इस तरह की 6 पनडुब्बियां भारत और फ्रांस के द्वारा और प्रोजेक्ट 75 के द्वारा इन पनडुब्बी का निर्माण किया। कौन कौन देश? भारत और फ्रांस मिलकर। ठीक, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया? तो देखिए 1920 में जो है असहयोग आंदोलन को मतलब एक आंदोलन चला था जिसका नाम क्या है? खिलाफत आंदोलन। ये किस खिलाफत आंदोलन जो है ये मुस्लिम लोगों की आंदोलन था। जो तुर्की में खलीफा पद है उसको समर्थन देने के लिए मुस्लिम के द्वारा चलाया गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जो खलीफा यहाँ पे खिलाफा का अंगली खलीफा, जो तुर्की का जो खलीफा पद है ना, उसको समर्थन देने के लिए इस आंदोलन को चलाया गया था। अगर आपसे पूछे कि इसको कब चलाया गया था, तो 1919 में। और किसने चलाया था? तो अली बंधुओं ने चलाया था। किसने चलाया था? अली बंधुओं ने इस आंदोलन को चलाया था। अब अली बंधुओं में कौन कौन थे? तो 2 लोग थे अली बंधुओं में। कौन कौन थे? एक मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दोनों ने मिल करके इस आंदोलन को चलाया था। और मोहम्मद अली और शौकत अली इन दोनों ने मिल करके इस आंदोलन को चलाया था जो है। और असहयोग आंदोलन की बात करें तो इसको चलाए थे अपने बब्बर शेर महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसको चलाया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। कब चलाया गया था? 1920 में चलाया गया था। अगर आपसे पूछे कि इसको समाप्त कब किया गया तो इसको 1922 में समाप्त किया गया। किस आंदोलन इसके तहत कब समाप्त किया गया? तो चौरी चौरा कांड हो गया था। चौरी चौरा कांड जो फरवरी 1922 में हुआ था, इसके तहत क्या हो गया? इसके तहत इस आंदोलन को मतलब असहयोग आंदोलन को बंद किया गया था। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। तो और इस मतलब जो खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने क्या कहा था कि हिंदू और मुस्लिम एकता का मतलब बढ़िया अवसर माना था इस आंदोलन को। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान दीजिए। तो अगर आपसे पूछे कि किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था, तो खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था। मुस्लिम लोगों का आंदोलन था खलीफा पद का समर्थन करने के लिए 1919 में भारत में चलाया गया था अली बंधुओं, और जिसमें कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा चलाया गया था। असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1920 में, अब इसे समाप्त 1922 में चौरी चौरा कांड के दौरान किया गया था। चौरी चौरा कांड के बारे में हम लोग विस्तार में पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न कि ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है? तो क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है, ना कि गैस के बारे में। और ये ग्रीन हाउस से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ग्रीन हाउस से संबंधित आए दिन एग्जाम में पूछे जाते हैं मतलब प्रश्न, क्योंकि ये विकट समस्या भारत का बहुत ही बड़ी मतलब बहुत ही बड़ा समस्या है। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव पूछे सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा इसका उत्सर्जक क्षेत्र है ऊर्जा क्षेत्र। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अब ग्रीन हाउस में अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक प्रभावित जो है कौन सी गैस करती है, सर्वाधिक प्रभाव ग्रीन हाउस प्रभाव पे सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाली जो गैस है, किस गैस का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है? तो सबसे ज्यादा प्रभाव जो होता है CO2 गैस का होता है। फिर दूसरे नंबर पे उसके बाद फिर CO2 गैस का होता है। और भी गैसें जो ग्रीन हाउस गैस मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट करती हैं, मेथेन हो गया, ये भी प्रभावित करती है। सबसे ज़्यादा जो है आप लोग CO2 को ध्यान रखेंगे, मेथेन हो गया। उसके बाद आपको क्या हो गया? आप लोग नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में ये भी आपको मिल जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड जो कि ग्रीन हाउस गैस पे सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट पे ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। नाइट्रस ऑक्साइड गैस हो गया, ठीक। और एक तो जलवाष्प H2O आप लोग ध्यान रखेंगे। जलवाष्प का भी बहुत रोल होता है। इसके तहत क्या होता है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी के जो वायुमंडल में उससे प्रवेश तो कर जाती हैं, लेकिन इससे बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो इस घटना को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि क्या प्रभाव डालता है इससे, मतलब हमारे पृथ्वी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके तहत ही पृथ्वी का क्या हो गया? पृथ्वी का ताप क्या होता है? बढ़ने लगा है। उसके बाद क्या होता है कि ग्लेशियर क्या होते हैं? ताप बढ़ेगा तो क्या होगा? जो हमारे बड़े बड़े ग्लेशियर क्या होते हैं? पिघलने लगते हैं। क्या होता है? पिघलने लगते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसी के तहत क्या होता है? जलवायु परिवर्तन होता है। जलवायु
परिवर्तन की घटना होती है। तो ये सभी इसके इफेक्ट हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, ग्रीन हाउस गैस की सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है? ऊर्जा क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का उत्पादन करता है। अब सर्वाधिक प्रभाव ग्रीन हाउस गैस पे सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन सी गैस डालती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, ये सभी गैसें क्या होती हैं? प्रभाव डालती हैं। क्या प्रभाव होता है ग्रीन हाउस गैस के बढ़ने से? तो ये होता है, क्या होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है, ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, और जलवाष्प क्या होते हैं, जलवायु परिवर्तन होने लगता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो महत्वपूर्ण है, वर्ल्ड जियोग्राफी से है, और यहाँ पे कुछ विश्व के कुछ महाद्वीप हैं, उनके लंबे रेल मार्गों के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, जो है सबसे लंबा रेल मार्ग पूछे ओवरऑल पूरे विश्व में, तो वो है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। ट्रांस कॉन्टिनेंटल नहीं, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अभी कॉन्टिनेंटल के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अगर आपसे पूछे कि एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है, अगर आपसे पूछे पूरा एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है, तो यही ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। कौन सा? ट्रांस साइबेरियन, जो कि कहाँ से कहाँ तक चलता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सेंट पीटर्सबर्ग से जाता है कहाँ तक? सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। कहाँ पे? व्लादिवोस्टॉक तक ये जाता है। ठीक, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। कॉन्टिनेंटल बहुत आ रहा है, आइए चलिए इसके बारे में देखते हैं। अफ्रीका के बारे में अगर आपसे पूछे कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो इसका जो सबसे लंबा रेल मार्ग है उसका नाम है केप काहिरा रेल मार्ग। कौन सा रेल मार्ग है? केप काहिरा रेल मार्ग है। अगर आपसे पूछे ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो ये जो जाता है कहाँ से कहाँ तक, ये जाता है काहिरा से केप टाउन तक। काहिरा से कहाँ तक? केप टाउन तक। यहाँ पे केप टाउन तक। और काहिरा जो है मिस्र की राजधानी है, तो ये मिस्र में है काहिरा। और केप टाउन कहाँ पे है? ये साउथ अफ्रीका में। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। यहाँ से यहाँ तक जाता है। ठीक, और अगर आपसे पूछे कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, यहाँ पे नोट करेंगे। अगर आपसे पूछे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, तो इसका हो जाएगा ट्रांस कॉन्टिनेंटल। जो हमारे बार बार जुबान पे आ रहा था, उसका क्या नाम है? ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। और ये रेल मार्ग जो है कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो ये सिडनी से लेकर के पर्थ तक जाता है। सिडनी से पर्थ तक जाता है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के शहर हैं दोनों, ये सिडनी से पर्थ को जोड़ता है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। चलो, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। अब या फिर विश्व का पूछे जो कि ये एशिया में स्थित है, तो ये एशिया का भी सबसे बड़ा रेल मार्ग हो गया, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग से जाता है व्लादिवोस्टॉक तक। अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग केप काहिरा रेल मार्ग है, जो कि काहिरा से जाता है केप टाउन तक, जो कि साउथ अफ्रीका में है। काहिरा मिस्र की राजधानी है। और अगर आपसे पूछे कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो वो है ट्रांस कॉन्टिनेंटल, जो कि सिडनी से पर्थ तक जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। भोले बाबा की जय। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्लास आपको कैसा लग रहा है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आपको वहां पे मिलेगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि असम में सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ पे खोदा गया था। तो देखिए, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इंडियन जियोग्राफी से ये प्रश्न है। तो असम का जो पहला तेल का कुआं, असम में सबसे पहले तेल का कुआं जो है वो डिगबोई में खोदा गया था। कहाँ पे? डिगबोई में खोदा गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और डिगबोई कहाँ पे पड़ता है? असम में पड़ता है। यहाँ पे सबसे पहले कुआं खोदा गया था। किस चीज़ का? तेल का। वहाँ पे क्या निकलेगा? तेल का कुआं है तो वहाँ पे पेट्रोल नहीं निकलेगा, मतलब तेल ही निकलेगा। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा तेल शोध संयंत्र कहाँ है भारत का, तो ये आप लोग बताएंगे। आपसे पूछे कि सबसे बड़ा भारत का तेल शोध संयंत्र का मतलब जहां पे तेल का क्या किया जाता है,
शोधन किया जाता है, ये कहाँ पे है? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, जामनगर गुजरात में है। कहाँ पे? जामनगर गुजरात में। अगर आपसे पूछे कि ये तेल वगैरह पाया किस तरह के चट्टानों में जाता है, कहाँ पे पाया जाता है? तो ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। किस प्रकार के चट्टानों में? अवसादी चट्टान में पाया जाता है। आप लोग बताएंगे कि जो है कोयला किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि एडिशनल पॉइंट, बस इतना ही आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए, भारत में सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ पे खोदा गया था? तो ये डिगबोई असम में खोदा गया था। अगर आपसे पूछे भारत का वर्तमान समय सबसे बड़ा तेल शोध संयंत्र कहाँ पे है? जामनगर गुजरात में। महत्वपूर्ण है, इंडियन ज्योग्राफी का प्रश्न है भाई, मजाक में नहीं लेना चाहिए। और अवसादी चट्टानों में तेल वगैरह पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि हम्पी में वास्तुकला की कौन शैली है? तो देखिए, हम्पी जो है ना, ये जो है वास्तुकला की द्रविड़ शैली में बनाई गई है। मंदिर निर्माण की एक शैली होती है, कौन सी? नागर शैली, पंचायतन शैली, वेसर शैली। तो देखिए, जितनी भी उत्तर भारत की मंदिरें हैं उत्तर भारत में, वो सभी नागर शैली में। दक्षिण भारत की जितनी भी मंदिरें हैं वो सभी किस शैली में बनाई गई है? वो सभी जो है द्रविड़ शैली में बनाई गई है। हम्पी आप सभी जानते हैं कहाँ पे? कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में हम्पी है। और कुछ यहाँ पे मंदिर हैं हम्पी के अंतर्गत ही आती हैं। अगर आपसे पूछे कि हजारा मंदिर किस शैली में बनाई गई है? हजारा मंदिर तो भी द्रविड़ शैली में, क्योंकि ये हम्पी के अंतर्गत आती हैं। हजारा मंदिर हो गया, आपके विट्ठल मंदिर हो गया, विट्ठल मंदिर हो गया। अब एक विरूपाक्ष मंदिर, अगर आपसे पूछे विरूपाक्ष मंदिर के बारे में, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। विरूपाक्ष मंदिर, ये सभी जो है हम्पी के अंतर्गत मंदिरें आती हैं। जैसे अभी वो खजुराहो मंदिर आपका है, तो उसके अंतर्गत बहुत सारी मंदिरें बनाई गई हैं। इसी तरह से ये जो है हम्पी के अंतर्गत भी विरूपाक्ष मंदिर हो गया, हजारा स्वामी मंदिर हो गया, और जो है विट्ठल मंदिर हो गया। तो ये सभी मंदिरें यहाँ पे बनाई गई हैं। ठीक, अब यहाँ पे आ गया हम्पी। तो अब यहाँ पे हम लोग 2 मिनट विजयनगर साम्राज्य, ये सभी मंदिरें अगर आपसे पूछे ये सभी मंदिर कहाँ पे है? तो कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में। अगर आपसे पूछे कि वहाँ पे क्या विजयनगर साम्राज्य के बारे में, अगर आपसे पूछे विजयनगर साम्राज्य के बारे में थोड़ी सी बातें अगर आपसे चर्चा की जाए, विजयनगर साम्राज्य, अगर आपसे पूछे कि इसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी क्या थी? हम्पी थी। क्या नाम थी? हम्पी। अगर आपसे पूछे किस नदी के किनारे, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, तुंगभद्रा नदी के किनारे इसकी राजधानी थी। किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे। अगर आपसे पूछे कि इसकी जो है स्थापना किसने किया था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। किसने? हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई थे। अगर आपसे पूछे इसके यहाँ के जो है सबसे प्रतापी शासक कौन थे, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कृष्ण देव राय। ये विजयनगर साम्राज्य के ही संबंधित हैं, बहुत ही प्रतापी शासक थे। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि हम्पी में वास्तुकला की कौन सी शैली है, तो द्रविड़ शैली है हम्पी में। हजारा स्वामी मंदिर, ये भी द्रविड़ शैली में बनाई गई है। विरूपाक्ष मंदिर द्रविड़ शैली में, विट्ठल स्वामी मंदिर द्रविड़ शैली में। ये सभी तीनों मंदिरें कहाँ पे? कर्नाटक में, हम्पी के अंतर्गत ही आती हैं। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य के बारे में बात करें, राजधानी क्या थी यहाँ की? हम्पी। तुंगभद्रा नदी के किनारे। स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। कृष्णदेव राय यहाँ के प्रतापी शासक थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साइंस से क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में किस गैस की आवश्यकता होती है? तो अभी तो गैस पूछ रहा है कि किस गैस के लिए आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे देखिए, प्रकाश मतलब जो प्रकाश है, मतलब जो पौधे हैं ये कौन से गैस का ग्रहण करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ग्रहण करते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण के लिए, जो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो यहाँ पे पहले प्रकाश संश्लेषण के बारे में, तो पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या होते हैं? भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की करते हैं। अगर आपसे पूछे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक कौन कौन से होते हैं, तो इसके लिए क्या होता है? सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप लोग ध्यान रखेंगे, जल आप लोग ध्यान रखेंगे, मतलब इसके जो है क्लोरोफिल आप लोग ध्यान रखेंगे, क्लोरोफिल के वजह से पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, क्लोरोफिल स्वयं हरा रंग का होता है। और इसके लिए क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश संश्लेषण के लिए ये सभी आवश्यक घटक होते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर आपसे पूछे कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कौन सी चीजें निकालते हैं, तो ये ऑक्सीजन गैस निकालते हैं।
O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। ये बातें सभी आप लोग पौधों के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि वातपोत्सर्जन किसके द्वारा करते हैं, वातपोत्सर्जन किसके द्वारा करते हैं पौधे, तो ये पत्तियों के द्वारा करते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, पत्तियों के द्वारा करते हैं। अगर आपसे पूछे कि भोजन बनाना, प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के द्वारा। अगर आपसे पूछे कि पौधे जो है श्वसन क्रिया किसके द्वारा करते हैं, श्वसन क्रिया किसके द्वारा करते हैं, तो भी पत्तियों के द्वारा करते हैं। तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में किस गैस की आवश्यकता होती है, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। अगर आपसे पूछे कि प्रकाश संश्लेषण में किन किन घटकों का यूज किया जाता है, तो देखिए इसके लिए गैस कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, जल होनी चाहिए, क्लोरोफिल होनी चाहिए, सूर्य का प्रकाश होनी चाहिए, तब जा करके ये होता है। और प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। जब बच्चा छोटा रहता है तभी बताया जाता है। और निकालता कौन सा गैस है, तो पौधे ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। पौधे उल्टा करते हैं। और वाष्पोत्सर्जन के बारे में बात करें तो पौधे वाष्पोत्सर्जन क्रिया पत्तियों के द्वारा, श्वसन क्रिया किसके द्वारा करते हैं, वो करते हैं आपके पत्तियों के द्वारा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है, तो अवध मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अवध को जो है हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहते हैं। अब अवध के बारे में एग्जाम में पूछा गया था। इसको चेरी किसने कहा था, चेरी किसने कहा था, चेरी एक प्रकार का फल होता है। इसको लॉर्ड डलहौजी ने कहा था, लॉर्ड डलहौजी ने इसको क्या कहा था, चेरी भी कहा था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। लॉर्ड डलहौजी ने कौन सा नीति के तहत हड़प नीति लाया था, इसके तहत क्या कर लेता है, कुशासन का आरोप लगा करके, कौन सा आरोप लगा करके, कुशासन का आरोप लगा करके जो है अवध को हड़प लेता है। कब हड़पता है, 1956 में क्या कर लेता है, हड़प लेता है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता है। अवध के बारे में अगर आपसे पूछ ले, तो अगर आपसे पूछे कि अवध का जो है अंतिम नवाब कौन था, तो पहले संस्थापक के बारे में बताइए। अवध का अगर आपसे पूछे कि संस्थापक कौन था, तो अवध के संस्थापक शहादत खां थे। कौन थे, शाहआदत खां अवध के संस्थापक थे। अगर आपसे पूछे कि अवध के अंतिम नवाब कौन थे, तो अंतिम नवाब के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसके अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। इसके अंतिम नवाब थे, कौन थे, वाजिद अली शाह थे। अगर आपसे पूछे कि यहीं पे अवध के बारे में, वाजिद अली शाह इसके अंतिम नवाब थे। अगर आपसे पूछे कि यहाँ इन्हीं की पत्नी कौन थी, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल इन्हीं की पत्नी थी, जो कि 1857 की क्रांति का क्या की थी, नेतृत्व की थी। 1857 का क्रांति का नेतृत्व की थी। कहाँ से, लखनऊ से या फिर अवध से। आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से ये नेतृत्व करती हैं। ठीक, चलिए रिवीजन करते हैं। देखिए किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है, तो अवध को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है। अवध के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, चेरी इसे कहा था, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत इसको कुशासन का आरोप लगा करके 1956 में क्या कर लेता है, इसको ब्रिटिश साम्राज्य में क्या कर लेता है, मिला लेता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता है। और अवध का संस्थापक शाहआदत खां करता है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि अवध का अंतिम नवाब कौन था, वाजिद अली शाह। दोनों एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। और बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति का नेतृत्व करती हैं। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। लखनऊ से नेतृत्व की थी, ये भी बातें ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं कि किस राज्य में उर्वरक की सर्वाधिक खपत होती है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया है। जो है खाद्यान्न का बहुत ज़्यादा उत्पादन या फिर कृषि में अच्छा परफॉर्मेंस देने के कारण पंजाब राज्य में जो है, पंजाब में जो है सबसे ज़्यादा, पंजाब में दूसरे नंबर पे आप लोग हरियाणा याद रखेंगे। हरियाणा, यहाँ पे क्या की जाती है, जो है उर्वरक की सर्वाधिक खपत की जाती है। और पंजाब के बारे में थोड़ी सी बातें ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि हरित क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी, तो खाद्यान्न फसलों के लिए था ना हरित क्रांति। ये शुरू कहाँ से हुई थी, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, पंजाब से ही शुरू हुई थी। अगर आपसे पूछे कि हरित क्रांति शुरू हुआ, अगर आपसे पूछे कि इसका सर्वाधिक लाभ किस फसल पे पड़ा था, सर्वाधिक लाभ किस फसल पे पड़ा था, तो ये गेहूं पे पड़ा था सबसे ज्यादा लाभ। दूसरे नंबर पे आपका कौन था, धान था, जिसपे सबसे ज्यादा लाभ पड़ा था। अगर आपसे पूछे ये उर्वरक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उर्वरक के बारे में अगर आपसे पूछे कि भूरी क्रांति का संबंध किससे है, भूरी क्रांति का संबंध किससे है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, उर्वरक उत्पादन से संबंधित है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति किससे संबंधित है, उर्वरक
उत्पादन से संबंधित है, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि हमारा प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ पे लगाया गया था भारत में, प्रथम उर्वरक संयंत्र भारत में कहाँ पे लगाया गया था, तो ये सिंदरी में लगाया गया था। सिंदरी में ये पहला चीज जितना भी है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। झारखंड में और कब लगाया गया था, 1951 में लगाया गया था। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। किस राज्य में उर्वरक की सर्वाधिक खपत होती है, तो पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे उर्वरक की सबसे ज़्यादा खपत होती है। हरित क्रांति शुरू कहाँ से हुई है, तो ये पंजाब से शुरू हुई थी, इसके लिए पंजाब से शुरू किया गया था। हरित क्रांति खाद्यान्न फसलों के लिए था और सबसे ज़्यादा लाभ गेहूं पे पड़ा था। दूसरे नंबर पे ध्यान में उर्वरक क्रांति, भूरी क्रांति किससे संबंधित है, उर्वरक से संबंधित है। उसके बाद उर्वरक का पहला संयंत्र कहाँ पे लगाया गया था, सिंदरी में लगाया गया था। सिंदरी कहाँ पे, झारखंड में 1951 में लगाया गया था। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक, निजी संगठनों, शैक्षणिक संस्थाओं पे ध्वज फहराने का अधिकार, तो ये जो अधिकार दिया है ना, ये भारतीय ध्वज संहिता आता है। कब आता है, भारतीय ध्वज संहिता 2002 में आता है। इसके तहत मिला है हम लोग को भारतीय ध्वज संहिता। ये अगर आपसे पूछे कि ये कब आया था, तो ये 2002 के तहत कहा गया कि अब भारत के जो वासी हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र पे, अपने निजी संगठनों पे, शैक्षणिक संस्थाओं पे, यानी कि स्कूल, यूनिवर्सिटी वगैरह पे क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, ध्वज को फहरा सकते हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज, अगर राष्ट्रीय ध्वज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, राष्ट्रीय ध्वज हमारा अगर आपसे पूछे क्या है, तो तिरंगा है। क्या है हमारा राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसे संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था, ये भी आप लोग बताएंगे। तो ये एग्जाम में पूछा गया 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा इसे अपनाया जाता है। अगर यहाँ पे और आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि इसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, तो 3:2 लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है। इसी के बीचों बीच क्या है, अशोक चक्र होता है। क्या होता है, अशोक चक्र होता है। अशोक चक्र में पूछता है तीली कितनी होती है, तीली अशोक चक्र में, तो बच्चों को पता है इसमें 24 तीली होती है। शुरुआत में सभी बच्चों को पढ़ाया जाता है। और ये लिया कहाँ से गया है, तो ये जो है अशोक चक्र जो है अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अशोक स्तंभ कहाँ पे है, सारनाथ में है। अशोक ने निर्माण करवाया था, इसी वजह से इसे अशोक स्तंभ कहते हैं। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। सार्वजनिक, निजी संगठनों एवं शैक्षणिक संस्थाओं पर ध्वज फहराने का अधिकार ये देता है हमें भारतीय ध्वज संहिता 2002 के द्वारा दिया गया। और हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा है। और इसका लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है 3:2 है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा झंडे को अपनाया गया। और अशोक चक्र जो है इसमें 24 तीलियां होती हैं। रंग कितना होता है, कैसा, इसका नीला होता है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। नीला रंग होता है अशोक चक्र का। और लिया कहाँ से गया, अशोक स्तंभ से लिया गया, सारनाथ वाले। अगला प्रश्न है कि किस क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी का उपनाम इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था, तो ये थे आपके चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद, इन्हें ये क्या किए थे, ये किस नाम का उपयोग किए थे, ये नाम किए थे पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का उपयोग करके ये क्या करते हैं, शिविर का आयोजन करते हैं। इनके संगठन का क्या नाम था, ये जो संगठन इनका नाम था उसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन इनके संगठन का नाम था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। तो इसका नाम परिवर्तन कब हुआ था, इसका नाम परिवर्तन हो गया था। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। वर्तमान समय में इसी का नाम परिवर्तन हिंदुस्तान, इसका नाम हो गया क्या, हिंदुस्तान। वर्तमान समय में इसका नाम हो गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब इसका नाम परिवर्तन कब हुआ था, इसका स्थापना 1924 में, नाम परिवर्तन जो है 1928 में हुआ था। अब ये पूछा जाता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, तो इसके जो है संस्थापक का नाम आता है चंद्रशेखर आजाद।
नाम परिवर्तन इन्होंने ही किया था, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि देखिए किस क्रांतिकारी ने पंडित हरिवंश शंकर पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था। तो ये चंद्रशेखर आजाद ने किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो है स्थापना हुई 1924 में। इनके इसी संगठन का ये आयोजन करते हैं। और इसका नाम परिवर्तन कब हुआ? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गया इसका नाम, मतलब इसमें बीच में क्या जुड़ गया? सोशलिस्ट जुड़ गया। 1928 में ये नाम परिवर्तन हुआ। तो ये पूछा जाता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1928 में। किसने किया? तो चंद्रशेखर आजाद। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 हुई, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला प्रश्न है कि कितने उद्यम को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ? तो अभी वर्तमान समय में 13 महारत्न कंपनियां हैं। आइए चलिए कुछ कुल महारत्न कंपनियों के बारे में देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि पहली महारत्न कंपनी, चलिए नंबरिंग करते हुए देखते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। एक हो गई भेल, हो गया भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, अभी प्रश्न में बताया, आगे हम लोग आप पढ़े हैं। उसके बाद बीपीसीएल के बारे में क्या? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। गेल के बारे में क्या? तीसरा आप लोग गेल के बारे में याद रखेंगे, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और उसके बाद चौथा आप लोग सीआईएल के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। सीआईएल क्या हो गया? कोल इंडिया लिमिटेड हो गया। पांचवा क्या हो गया? एचपीसीएल के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। छठवां क्या हो गया? एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया। सातवें के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, ओएनजीसी के बारे में, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आठवें के बारे में आप लोग सेल के बारे में याद रखेंगे, एसएआईएल। ये क्या हो गया? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए एक दो आप बता दीजिए, एचएएल का फुल फॉर्म बता दीजिए। उसके बाद 10वां आप लोग बता दीजिए, आरईसी का फुल फॉर्म बता दीजिए। उसके बाद 11वां आप लोग पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड आप लोग ध्यान रखेंगे, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसी तरह से 2 महारत्न कंपनियां और हैं, इतनी के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। ये जो है इकोनॉमी से प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कितने उद्यम को महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड, एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हाल आरईसी के बारे में आप लोग बताएंगे, और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये हमारे पास कुछ महारत्न कंपनियां हैं जिसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है और किस चीज़ से संबंधित है, अगर फुल फॉर्म जानेंगे तो आप लोग ये भी बता पाएंगे। अगर आपसे पूछे कि विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो देखिए जो देश हैं सभी देश, बड़े देशों के बारे में सबसे बड़ा कौन सा हो गया? रूस हो गया। फिर उसके बाद कौन सा हो गया? रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। चीन, यूएसए, फिर आपका हो गया क्या? ब्राजील, फिर आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया। छठे नंबर पे पूछ रहा है ना, तो छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। फिर 7वें नंबर पे कौन है? आपका भारत है। भारत कितने नंबर पे है? 7वें नंबर पे। छठे नंबर पे आपका जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे जनसंख्या में सबसे बड़े देश कौन से हो गए जनसंख्या में, तो सबसे बड़ा देश अपना भारत है। मुबारक हो। अब की बार लॉकडाउन में क्या हुआ? भारत जो है खाली नहीं बैठा, बाकी सभी देश खाली बैठे हुए थे, भारत वाले बिल्कुल भी खाली नहीं बैठे, और वो क्या किए? भारत में पहले नंबर पे आ चुके, जनसंख्या में पूरे विश्व में पहले नंबर पे आ चुके, चीन को पीछे करके। चीन दूसरे स्थान पे कौन सा हो गया? चीन हो गया। और फिर आपका अमेरिका है, अमेरिका जनसंख्या में तीसरे नंबर पे है। फिर उसके बाद आपका कौन सा है? इंडोनेशिया। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इंडोनेशिया, ठीक, जो कि एक मुस्लिम कंट्री है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप के बारे में पूछे तो एशिया महाद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। अगर आपसे पूछे विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप है। सॉरी ऑस्ट्रेलिया, ये तो दूसरे नंबर पे है। सबसे छोटा वाला पूछे तो ऑस्ट्रेलिया है। राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है, उसकी राजधानी क्या है? कैनबरा। अगला प्रश्न है कि उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण
का प्रमाण है। तो ये है आपका सांची का स्तूप, याद रखो यार, सांची का स्तूप। सांची का स्तूप पूछे है कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश, सीधे बता देंगे। अगर आपसे पूछे कि इसका बनवाया कितने था, तो अशोक ने इसका क्या करवाता है, अशोक इसका क्या करवाता है, निर्माण करवाता है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि किस शताब्दी में इसको बनवाया था, तो 3री शताब्दी में बनवाता है। अगर आपसे पूछे किस धर्म से संबंधित है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बौद्ध, क्योंकि ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए भैया, इस वजह से बताया जा रहा है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक, अगली बात है, अगर आपसे पूछे कि इसका जो है ये कहाँ पे है, तो अशोक ये जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में, कौन सा जिला, रायसेन जिला में है। अगली बात, अगर आपसे पूछे कि ये 200 रुपए के नोट पे इसका चित्र बना हुआ है, 200 रुपए के नोट पे किस चीज का चित्र बना है, तो सांची के स्तूप का चित्र बना हुआ है। अगर आपसे पूछे कि ये सांची का स्तूप किस नदी के किनारे है, ये तो छूट जा रहा है। अगर आपसे पूछे किस नदी के किनारे सांची का स्तूप है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बेतवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, बेतवा नदी के किनारे। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, अब अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे जीर्णोद्धार का मतलब क्या होता है, मरम्मत, तो ये मरम्मत के बारे में पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है कि उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण। तो इसका जो मरम्मत जीर्णोद्धार कब कराया गया, ये चला 1912 से लेकर के 1919 तक। और इसका जो किसके निर्देशन में, इसका जो है नेतृत्व में, इसका जो है किसके नेतृत्व में आप लोग ध्यान रखेंगे इसका जीर्णोद्धार हुआ, तो सर जॉन मार्शल, जो कि भारतीय पुरातत्व विभाग के हेड थे। कौन थे, सर जॉन मार्शल, इनके नेतृत्व में क्या हुआ, मान मार्शल, क्या करें कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसका क्या हुआ, मरम्मत हुआ था, जीर्णोद्धार। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन चलिए कर लेते हैं। ये जो है ये किसका, मेडुअल हिस्ट्री से है। मेडुअल हिस्ट्री की प्राचीन अशोक किसमें है, ये प्राचीन इतिहास में है भाई। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, हिस्ट्री का है चाहे जहाँ रहे। अगर आपसे पूछे कि उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है, तो वो है सांची का स्तूप। कहाँ पे स्थित है, रायसेन मध्य प्रदेश जिला में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। निर्माण अशोक ने करवाया था 3री शताब्दी में, क्योंकि इसका टाइमिंग है 3री शताब्दी अशोक का, और बौद्ध धर्म से ये संबंधित है। किस नदी के किनारे, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बेतवा नदी के किनारे स्थित है। किस नोट पे, तो 200 रुपए के नोट पे इसका चित्र है। मरम्मत 1912 से 1919 तक इसका चला था। अगला प्रश्न है कि IIEP संयुक्त राष्ट्र की किस संगठन का अंग है, तो IIEP को पहली बात तो इसका फुल फॉर्म लिखिए, तो इसका फुल फॉर्म होता है IIEP। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न भाई, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और ये जो है NTPC के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। IIEP के बारे में क्या पढ़ेंगे, हाँ इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इसे एजुकेशनल होता है, एजुकेशनल प्लानिंग इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, तो ये रंगे हाथ, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना आप लोग यहीं पे याद रखेंगे 1963, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ऐसे याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है संयुक्त राष्ट्र की संगठन ने, तो ये संगठन लिखने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसकी जो स्थापना है यूनेस्को के द्वारा, ये जो है यूनेस्को का अंग है। अब यूनेस्को के बारे में जितनी बारे चीज़ें बताई जाएंगी सभी इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। जो है इसकी स्थापना कभी थी, 1945 में हुई थी। अगर आपसे पूछे कि इसका मुख्यालय कहाँ पे, पेरिस में इसका मुख्यालय, पेरिस में। अगर आपसे पूछे कि यूनेस्को के हेड कौन है, तो यूनेस्को के जो हेड हैं वो है कैथरीन रसेल। वर्तमान समय में इसकी जो हेड है कैथरीन
कैथरीन रसेल जी हैं। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस संगठन का अंग है, तो ये IIEP, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और तभी हमने बताया यहाँ पे 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। यूनेस्को जो है 1945 में इसका जो है क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। पेरिस में इसका मुख्यालय है। हेड इसके कौन है, कैथरीन रसेल इसकी हेड है। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि 2024 में भारत छोड़ो आंदोलन का कौन वर्षगांठ था। तो अभी देखिए भारत छोड़ो आंदोलन आ चुका है ना, तो भारत छोड़ो ये आंदोलन भारत में कब चला था, तो ये महात्मा गांधी जी ने चलाया था, महात्मा गांधी जी ने चलाया था। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने कब चला था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन जो ये 13 अप्रैल भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये आप लोग 8 अगस्त 8 अगस्त 1942 को चला था, क्योंकि 9 अगस्त के दिन गांधी जी को इसके तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसी में गांधी जी ने एक नारा लगाया था, इसी दिन गांधी जी ने एक नारा लगाया था, करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा लगाया था। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक और चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो है इसके तहत ही ऑपरेशन क्या चलाया गया था, ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। क्या चलाया गया था, ऑपरेशन जीरो आवर। इसके तहत ही क्या कर लिया गया था, गांधी जी को क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। जो कांग्रेस के यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। और कांग्रेस के जो प्रमुख नेता थे इसके तहत क्या होते थे, कांग्रेस के जो प्रमुख नेता थे उसको क्या कर लिया जाता था, उनको इस ऑपरेशन के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया था, उसको क्या कर लिया जाता था, गिरफ्तार कर लिया जाता था, गिरफ्तार कर लिया जाता था। इससे जो है ऑपरेशन जीरो के द्वारा चलाया गया था, इसके तहत ही, ताकि जो है भारत छोड़ो आंदोलन की जो भावना है वो ज़्यादा ना भड़के। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये पूछा जाता है कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी को कहाँ गिरफ्तार कर लिया गया था, गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था, तो इनको जो है आगा खां पैलेस में रखा गया था, आगा खां पैलेस में रखा गया था। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, कौन सा वर्षगांठ था, तो इसका जो वर्षगांठ था वो अभी 2024 में 82वां वर्षगांठ मनाया गया। ठीक, चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। 2024 में भारत छोड़ो आंदोलन का कौन सा वर्षगांठ था, तो 82वां वर्षगांठ था। और गिरफ्तार इसके तहत जो है महात्मा गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था और इसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा लगाया था। ऑपरेशन जीरो आवर इसी के तहत चलाया गया और कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को इसमें गिरफ्तार कर लिया जाता था। और गिरफ्तार करके जो है सबको अलग अलग जगह पे रखा गया, लेकिन ये गांधी जी के बारे में पूछा जाता है कि इनको गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया, तो आगा खां पैलेस में इनको रखा गया था। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसका लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिलों में वनों की रक्षा करना है, किस चीज का लक्ष्य है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इसके लिए अपिक्को आंदोलन चलाया गया। इसके तहत जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे वो सभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो देखिए अपिक्को आंदोलन के बारे में आप लोग जरूर याद रखेंगे। अपिक्को आंदोलन आपके सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। अपिक्को आंदोलन हो गया या फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया या फिर चिपको आंदोलन, ये सभी आंदोलन के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जामों में पूछे जाते हैं। अपिक्को आंदोलन कब चलाया गया था, 1983 में चलाया गया था। और इसके तहत क्या हो गया कि उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करने के लिए ये चलाया गया था। पूछे कि किससे संबंधित है, तो वन संरक्षण से संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि अपिक्को आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, पांडुरंग हेगड़े ने किया था। किसने किया था, पांडुरंग हेगड़े ने इस आंदोलन का नेतृत्व किए थे। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन कब चला और किसने चलाया, नर्मदा बचाओ आंदोलन कब चला और किसने चलाया, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन ये चला था 1985 में। कब चला था, 1985 में। किसने चलाया था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, मेघा पाटेकर ने चलाया था। किसने, मेघा पाटेकर ने चलाया था। उसके बाद दूसरा आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन, ये आपसे पूछे कि चिपको आंदोलन कब चला, कहाँ चला, कैसे चला, तो चिपको आंदोलन जो चला था 1973 में चला था। कब, 1973 में। और किससे संबंधित था, वन संरक्षण से, यानी कि वन को बचाने के लिए शुरू किया गया था। और सुंदरलाल बहुगुणा ने इसे शुरू किया था। किसने, सुंदरलाल
बहुगुणा ने इसे शुरू किया था। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि किसका लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिलों में वनों की रक्षा करना। यह है आपके अपिक्को आंदोलन का लक्ष्य 1983 में। नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व इसके पांडुरंग हेगड़े ने किया था। ठीक, पांडुरंग हेगड़े ने। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में मेघा पाटेकर नर्मदा नदी पे बांध बनाने के विरोध में ये आंदोलन चलाया गया था। चिपको आंदोलन 1973 में चला था, ये सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था और इसके तहत वन संरक्षण के लिए चलाया गया था। वनों की कटाई को रोकने के लिए ये चलाया गया था। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ कितने? तो वर्तमान आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी, जिसका खोज किसने किया था? जिसके खोज किए थे मोसले ने। किसने किया था? मोसले ने किया था। इसकी खोज मोसले ने। ऊर्ध्वाधर स्तंभ कितने हैं? तो इसमें ऊर्ध्वाधर स्तंभ 18 हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? ये भी एग्जाम में पूछा गया कि इन ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहा जाता है? इनको समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समूह कहा जाता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इनको क्या कहा जाता है? समूह कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि इसमें क्षैतिज स्तंभ कितने हैं, क्षैतिज जो है, क्षैतिज स्तंभ कितने हैं? तो क्षैतिज स्तंभों की संख्या ये 7 है। जो यहाँ पे पंक्ति में इस तरह के जो खड़े वाले हैं उसकी संख्या 18 है। जो ऐसे बेड़ी लाइन है, मतलब जिसको क्या कहते हैं? क्षैतिज लाइन, उसकी संख्या कितनी है? उसकी संख्या है 7 है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि इस नए वाले आवर्त सारणी में ब्लॉक कितने हैं, नए वाले आवर्त सारणी में ब्लॉक कितने हैं? तो 4 ब्लॉक हैं। कौन सी? एस, पी, डी, एफ, इसमें 4 ब्लॉक होते हैं। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? आवर्त सारणी आधुनिक वाला पूछे तो आप लोग मोसले बताएंगे। कहाँ गए मोसले? यहाँ पे। अगर आपसे पूछे कि आवर्त सारणी की खोज किसने की थी, तो मेंडलीफ ने खोज की थी। भैया ये याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 1969 में इसकी खोज की थी। तो इतनी बातें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ कितने? 18। क्षैतिज स्तंभ कितने हैं? 7। ब्लॉक कितने हैं? 4। खोज किसने किया था? मोसले। और आवर्त सारणी की खोज पूछे तो मेंडलीफ ने 1869 में की थी। अगला प्रश्न है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। देखिए, वन्य जीवों को बचाने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में। और ये पूछा जाता है कि इसमें अनुसूचियाँ कितनी हैं? ये रेलवे के एग्जाम में पूछा गया भैया, तो इस वजह से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो इसमें अनुसूचियाँ 6 हैं। इस प्रश्न में कितनी अनुसूचियाँ? 6 है। इसका जवाब हो जाएगा। कुछ एक्ट के बारे में देखें, जैसे जल संरक्षण एक्ट कब आया था? तो 1974 में जल संरक्षण एक्ट आता है। ये भी बात एग्जाम में हो सकता है पूछ ले, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि वायु संरक्षण एक्ट कब आया था? वायु संरक्षण एक्ट वायु प्रदूषण को रोकने के लिए, तो ये आया था 1981 में। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि पर्यावरण संरक्षण एक्ट कब आया था? पर्यावरण संरक्षण एक्ट कब आया था? तो पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 में आया था। इसके तहत ही अगर आपसे पूछे कि वन एक्ट कब आया था? वन एक्ट कब आया था? तो ये 1927 में आया था। तो इन एक्टों के बारे में आप लोग जरूर याद रखें, क्योंकि एग्जामिनर का मूड घूमता है तो कभी कभी पूछ भी लेता है। तो देखिए, वन्य जीव संरक्षण पूछे 1972 में, जल संरक्षण 1974 में, और वायु संरक्षण 1981 में, और वन पर्यावरण संरक्षण 1986 में, और वन एक्ट कब आया था? 1927 में। इन एक्टों के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जय हिंद। आज के क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए। इसी तरह के रोज क्लास पाने के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए, खूब हंसते रहिए, खूब मुस्कुराते रहिए, खूब खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।